Yes, in the last lecture, we have discussed about the conservation of energy. इस यूनिवर्स में जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए या जितने भी हमने फिनोमेना देखे हैं, उन सब एक्सपेरिमेंट में यही सामने आया है कि एनर्जी को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। तो इसी के बेसिस पर एक लॉ बनाया गया जिसको बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसमें हम लोग ये सीखते हैं द एनर्जी इज या बी neither created nor destroyed the energy be neither created nor destroyed, it transforms into one form to another, या ये भी लिखा जा सकता है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always remains conserved. Is always remains conserved. This statement can also be written for the law of conservation of energy. स्टेटमेंट में लिखा गया है एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब कि जो सिस्टम कट ऑफ है यूनिवर्स से, एक इंडिविजुअल सिस्टम है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं थर्मस की। एक हमारे पास ऐसा कंटेनर है जिसकी जो वॉल्स हैं वो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है। नॉन कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब ये है कि हमने एक ऐसा कंटेनर बनाया जो ना तो बाहर से हीट एनर्जी रिसीव करता है और ना अंदर की हीट एनर्जी बाहर आ सकती है। और इस आइसोलेटेड सिस्टम में हमने क्या किया, एक गैस को फिल कर दिया और इस गैस के टेम्परेचर को हमने मेजर किया। इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब आप बाहर से इसको एनर्जी देंगे, वो एनर्जी इसको मिलेगी नहीं। इसके अंदर जो एनर्जी है वो बाहर नहीं आ सकती। तो ये जो सिस्टम है, इसकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इस सिस्टम के अंदर मान लीजिए ये जो गैस थी, इसकी टोटल एनर्जी 10 जूल थी, तो ये जो पार्टिकल्स के पास 10 जूल एनर्जी है वो 10 जूल ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब इस सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में सुनिए। जैसे हमने ऐसा माना कि इस सिस्टम में दो पार्टिकल थे जिनके पास टोटल एनर्जी है 10 जूल। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, ये मूव कर रहा है 2 जूल की एनर्जी से। दूसरा जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है 8 जूल की एनर्जी से। अब ये दोनों जाकर के कोलाइड करेंगे। कोलिजन के बाद इसके मोशन की डायरेक्शन अलग हो जाएगी और इसके मोशन की डायरेक्शन अलग हो जाएगी। कोलिजन के बाद हम देखते हैं कि कोलिजन के बाद इसकी एनर्जी 6 हो गई है, इसकी एनर्जी 4 हो गई है। टोटल एनर्जी अभी भी कितनी है, 10। तो इस कंटेनर के अंदर जो भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जीज एक्सचेंज होंगी, चेंज भी होंगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी, लेकिन टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। So this is the conservation of energy. The total energy of an isolated system is always remains conserved. तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी इस लॉ को स्टडी किया जाता है मास एनर्जी रिलेशन के बेसिस पे। मास एनर्जी रिलेशन जो आइंस्टाइन ने लिखा था, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E is equal to mc स्क्वायर। c is the speed of light। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। and this m is the mass and E is the energy। मास को डिस्ट्रॉय करते हैं तो एनर्जी बनती है, एनर्जी को इकट्ठा करते हैं तो मास क्रिएट किया जा सकता है। तो बेसिकली इस यूनिवर्स में ऐसी प्रोसेसेस भी हैं जिसमें मास डिस्ट्रॉय होता है। मास डिस्ट्रॉय होने पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
तो बाद में अभी इस लॉ को कैसे स्टडी किया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, क्योंकि मास ही एनर्जी है और एनर्जी से ही मास बनता है, दोनों एक ही चीज है। जैसे आप एनर्जी के टाइप पढ़ते हैं ना, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसी तरह से मास भी क्या है, मास भी एनर्जी का ही एक टाइप है। तो ये पूरा यूनिवर्स किससे बना है, एनर्जी से ही बना है। ये पूरा यूनिवर्स किससे बना है, एनर्जी से ही बना है। वो एनर्जी कभी कभी किस फॉर्म में अपीयर होती है, मास की फॉर्म में अपीयर होती है। ओके, इसके बाद में अब हम लोग स्टडी करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, एक एग्जांपल और देखा था, इसमें दो पार्टिकल्स के कोलिजन का एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था। ओके, और एक चीज हमने और डिस्कस की थी, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हमने ये देखा था कि एनर्जी का डिसिपेशन होता है। डिसिपेशन का मतलब है कि वो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो उसमें कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है, एनर्जी का डिसिपेशन भी होता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसमें सबसे पहले आप ये जानते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के सम को, इन दोनों के टोटल को क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। अब मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी, इसके कंजर्वेशन के बारे में सुनिए। सबसे पहली बात, मैं एक एग्जांपल लेता हूं पेंडुलम का। तो यहाँ पर हमने एक सिस्टम बनाया, इस सिस्टम के अंदर हमने एक रिजिड सपोर्ट ली, इस रिजिड सपोर्ट के साथ में एक सस्पेंशन पॉइंट पर हमने एक स्ट्रिंग को बांधा और उस स्ट्रिंग के साथ में हमने लगा दिया मास। ये एक बॉल यहाँ पर लगा दी जिसके पास कुछ मास है, m मास है इस बॉल का। तो इस तरह से ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पेंडुलम। ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मतलब सिंपल ऑसिलेशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा सिर्फ, ये है सिंपल पेंडुलम। अब इस सिंपल पेंडुलम को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ेगा। मैकेनिकल वर्क डन कैसे कर सकते हैं, इस पर फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट में यहाँ पर रुका हुआ है, इस वायर के अंदर टेंशन क्रिएट है, खिंचाव महसूस कर रही है वायर नीचे की तरफ, और जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करते हैं, जब मैं इस पेंडुलम को इस पोजीशन पर लेकर के आता हूं, तो ये इस पोजीशन पर अपने आप नहीं आएगा, मेरे को इसकी पोजीशन बदलनी पड़ेगी। और पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने इस पेंडुलम पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके इसको यहाँ से यहाँ तक क्या किया, डिस्प्लेस किया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आई हैव टू डू वर्क ऑन दिस पेंडुलम टू डिस्प्लेस इट। तो इस पेंडुलम को इसकी मीन पोजीशन से, ये जो बीच में आपको जो पोजीशन दिखाई दे रही है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। दिस इज द मीन पोजीशन। तो इस पेंडुलम को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के लिए हमने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट किया, ये पेंडुलम यहां पर आ गया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आई हैव डन द वर्क ऑन दिस पेंडुलम। और ये जो वर्क डन मैं इस पे करूंगा, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर 10 जूल का वर्क कर दिया इसको यहां से यहां लाने में। अब ये 10 जूल का वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को ईपी से लिखा जाता है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेंडुलम इज 10 जूल। अगर इसको मीन पोजीशन से इस पोजीशन तक, और ये जो पोजीशन है इसको क्या बोला जाता है, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लाने में मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ा, और वो वर्क डन इसमें स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आंसर है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये किसमें है, ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। सो इट इज हैविंग 0 काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी बता सकते हैं इस पोजीशन पे, तो आंसर है बता सकते हैं।
टोटल एनर्जी ही तो मैकेनिकल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी को ई से लिखा जाता है मैकेनिकल एनर्जी को, और यहाँ लिखा जाएगा ई के प्लस ईपी। ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ईपी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में टोटल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये रेस्ट में है अभी, पोटेंशियल एनर्जी 10 है, सो द टोटल एनर्जी इज 10 जूल। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी 10 जूल है, जितना हमने वर्क डन किया वही इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब मैं इस पेंडुलम को यहां से रिलीज करूंगा, जैसे ही रिलीज करूंगा क्या होगा, जैसे ही रिलीज करूंगा ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये इस डायरेक्शन में वापस आएगा, अपनी मीन पोजीशन पर वापस आने लगेगा। तो जैसे ही इसको रिलीज करते हैं ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, और मूव करते हुए किस तरफ बढ़ता है, मीन पोजीशन की तरफ। तो जैसे जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये मोशन में आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो हम जब इसको यहाँ से रिलीज करते हैं, मैंने इसको यहाँ पे लॉक करके रखा हुआ था, तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, और ये यहाँ पर रेस्ट में था, तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूँ, रिलीज करते ही ये पेंडुलम मीन पोजीशन की तरफ जाता है और इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है, और एक यहाँ पर कंडीशन ले लेते हैं, इसके बीच में एक कंडीशन आ रही है, इस पोजीशन पे ये पहुंच जाता है, और अभी भी किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। तो जब ये बीच रास्ते में था तो क्या हुआ, तो यहाँ पर इसके पास है हाफ काइनेटिक एनर्जी और हाफ पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन आधे रास्ते वापस आ चुका है, तो पोटेंशियल एनर्जी 5 रहेगी, और 5 काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी अभी भी 10 है। और जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब कि यहाँ पर इसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पर इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जिस पोजीशन से इसको हमने डिस्प्लेस किया था ये वापस उसी पोजीशन पे आ चुका है। अगर ये वापस उसी पोजीशन पे आ चुका है तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो चुकी है, क्योंकि इसने अपनी पोजीशन को रीगेन कर लिया, क्योंकि इसने अपनी पोजीशन को रीस्टोर कर लिया, रीस्टोर या रीगेन कर लिया, तो ये फिर से मीन पोजीशन पे आ गया। और जैसे ही मीन पोजीशन पे आया, यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में। सो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल, पोटेंशियल एनर्जी है 0। यहाँ पर भी टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पर भी टोटल आ रहा है 10 जूल। हाँ जी, क्लियर है सबको। तो जब हमने पेंडुलम को रिलीज किया तो यहाँ पर इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही हम रिलीज करते हैं इसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जाएगी, क्योंकि ये फिर से उसी पोजीशन की तरफ जा रहा है जिस पोजीशन से हमने इसको यहाँ पर डिस्प्लेस किया था। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते होते यहाँ पर आकर के मैक्सिमम हो जाएगी, और जिस पोजीशन से हमने पेंडुलम को डिस्प्लेस किया था वो वापस उसी पोजीशन पे आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी तो इस केस में हो गई 0 और काइनेटिक एनर्जी हो गई 10, टोटल एनर्जी अभी भी 10 जूल आएगी। अब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के कारण यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी के कारण यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण किसमें रहना चाहेगा, मोशन में ही रहेगा। तो इस वजह से ये मीन पोजीशन से आगे निकल जाएगा। लेकिन अब इस केस में जब ये मीन पोजीशन से आगे जा रहा होगा उस समय पर इसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी फिर से इसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो जब ये पेंडुलम मीन पोजीशन से आगे की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, फिर से एक एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर के ये रेस्ट में आ जाएगा। तो ये फिर से यहाँ पर पहुंचा और ये आ गई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है कि मैक्सिमम ये मीन पोजीशन से कितना दूर जाएगा। सो दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। और जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करके आगे जा रहा था धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम होते होते यहाँ पर आकर के वेलोसिटी 0 हो गई। और अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता है, हाफ mv²। अगर वेलोसिटी 0 हो चुकी है तो एनर्जी भी 0 हो जाएगी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे, इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 10 जूल। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है 0, पोटेंशियल एनर्जी है 10, तो टोटल एनर्जी इस केस में कितनी हो जाएगी, 10 जूल। तो अब आप सब केसेस में देख लो टोटल एनर्जी कितनी है।
तो आंसर है सारे केसेस में टोटल एनर्जी 10 जूल ही है। सभी केसेस में टोटल एनर्जी कितनी है? 10 जूल। अब चाहे वो मीन पोजीशन पे हो, चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, कहीं पर भी हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो जब एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है, और ये ऑसिलेशन कब है? ये ऑसिलेशन है वैक्यूम में। हमने एक ऐसा चैम्बर ले रखा है जिसमें कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं है, तो वी हैव क्रिएटेड द वैक्यूम। तो यहाँ पर हमने एक पंप लगाया और इसकी सारी एयर को बाहर खींच लिया, और इसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं था इस चैम्बर में। तो उस समय पर जब आप इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करके रिलीज करोगे, तो उस समय पे ये ऑसिलेट करेगा, तो ये रुकेगा नहीं कभी भी, कंटिन्यू ऑसिलेट करता ही रहेगा। आपने इसको चलाने के लिए 10 जूल का वर्क किया था, वो 10 जूल इसकी मैकेनिकल एनर्जी बन गई। अभी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी, धीरे धीरे वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदली, तो यहाँ पर आकर के काइनेटिक 10 थी, पोटेंशियल 0 थी, लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी 10 थी। फिर ये काइनेटिक एनर्जी के कारण आगे निकल गया, काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई। इस पोजीशन पे भी टोटल कितना आएगा? टोटल 10 जूल ही आएगा। तो पेंडुलम को चलाने में 10 जूल का वर्क डन किया गया था, वो 10 जूल का वर्क डन ही इसकी मैकेनिकल एनर्जी है। एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, वो हमेशा कंजर्व है। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। कंजर्व का मतलब है कांस्टेंट, ये टोटल एनर्जी क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। कुछ कंडीशंस के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम क्रिएट करने पर कौन एब्सेंट हो गया? तो आंसर है डिसिपेटिव फोर्सेस। डिसिपेटिव फोर्सेस की क्या है? एब्सेंस है। यहां पर डिसिपेटिव फोर्सेस कौन से हैं? यहां पर डिसिपेटिव फोर्सेस होगा एयर रेजिस्टेंस। अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं करते तो आसपास क्या होती? एयर होती। तो एयर के पार्टिकल जब इससे टकराएंगे, अब मान लो कि हमने ये एक्सपेरिमेंट चैम्बर में नहीं किया, यहाँ पर एयर फील्ड है, एयर फील्ड है तो पार्टिकल्स होंगे एयर के। तो जब ये पेंडुलम मीन पोजीशन से, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा, तब रास्ते में एयर पार्टिकल इससे कोलाइड करेंगे। तो जब ये एयर पार्टिकल से कोलाइड करेगा, तो वो एयर पार्टिकल मूव करना शुरू कर देंगे, तो इस पेंडुलम की एनर्जी उन पार्टिकल्स में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह से जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगा, तो फिर से क्या होगा? फिर से ये पार्टिकल्स के साथ टकराते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, और इसकी एनर्जी उन आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। कौन सी टोटल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हो गई। अब ये पेंडुलम तो 10 जूल की एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा था, नेक्स्ट हमने देखा फिर 8 जूल की एनर्जी से, फिर 6, फिर 2, फिर लास्ट में 0, ये पेंडुलम रुक जाता है। तो जब हम इसको ऑसिलेशन करवाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आसपास अगर कोई मीडियम है, तो उस समय पे इसके ऑसिलेशन ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो था मीन पोजीशन से, वो कम होता जाएगा। ये पेंडुलम पहले मीन पोजीशन से इतना डिस्प्लेस हो रहा था, नेक्स्ट ऑसिलेशन में और कम होगा, नेक्स्ट में और कम, लास्ट में जाकर के रुक जाएगा। लास्ट में जाकर के जब रुक जाएगा, तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी कहाँ गई? तो आंसर है वो एनर्जी आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स में चली गई, लेकिन एनर्जी अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, वो सिर्फ ट्रांसफर हुई है इस पेंडुलम से एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर। वो एयर मॉलिक्यूल फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे, वो आगे जाकर के किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे, तो एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी कंजर्व है। टोटल एनर्जी भी कंजर्व है और मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व है, दोनों रूल ओबे हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक एग्जांपल था जिसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दिखेगा। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको मैथमेटिकली भी लिखा जा सकता है। इस पेंडुलम को अगर हम वाटर में चलाएं, तो वाटर में चलाओगे तो और कम ऑसिलेशंस होंगे, और कम वाइब्रेशन करेगा। जैसे अभी तो हम इसको डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं, तो कोई 10-15 ऑसिलेशन करता है, उसके बाद ये पेंडुलम रुक जाता है। लेकिन वाटर में जब आप इसके ऑसिलेशन कराते हो, तो 2-3 ऑसिलेशन होने के बाद ये रुक जाता है, क्योंकि आसपास एयर मॉलिक्यूल और ज्यादा होंगे, आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो और ज्यादा डिसिपेशन होगा एनर्जी का, तो धीरे धीरे इस पेंडुलम की एनर्जी कम होती जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको कब देखने को मिलेगा? जब डिसिपेटिव फोर्स एब्सेंट होंगे, एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग, फ्रिक्शन,
ये सब एब्सेंट होंगे, उस समय पर आपको मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन दिखेगा। अदरवाइज हो भी रहा है, ऐसे भी हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे इन सब फोर्सेस की एब्सेंस में। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। The total mechanical energy of the system is always conserved. The sum of the kinetic energy and potential energy is always remain constant. तो इसको मैं दो तीन तरह से लिख सकता हूं। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को ई से लिखते हैं, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये होगी कांस्टेंट। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इन दोनों का टोटल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये पहला तरीका है इसको लिखने का। तो अगर यहां पर एयर रेजिस्टेंस है और हमने देखा कि ये जो पेंडुलम था पहले ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा था, ये इसका ऑसिलेशन था। अब नेक्स्ट टाइम हमने देखा कि इसका जो ऑसिलेशन है वो थोड़ा कम हो गया, अब ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, सो डिक्रीज्ड ऑसिलेशन, डिक्रीज्ड एम्पलीट्यूड। अब जैसे ही इसका एम्पलीट्यूड कम होने लगता है, हम क्या करते हैं, यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दूंगा तो जो एनर्जी का डिसिपेशन हुआ है वो फिर से क्या हो जाएगा, वो फिर से हम लोग उसको क्या कर देंगे, उतना ही कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 10 जूल की एनर्जी थी, नेक्स्ट ऑसिलेशन में 8 हो जाती है, तो हम बाहर से मैकेनिकल फोर्स लगा करके, मैकेनिकल वर्क डन करके 2 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे और फिर से ये 10 जूल की एनर्जी से ऑसिलेट करने लगेगा। तो वॉचेस के अंदर जो पेंडुलम होता है उसमें एक सेल लगा होता है और उसमें एक मोटर लगी होती है, एक असेंबली लगी होती है। वो असेंबली क्या करती है, जो भी एनर्जी का लॉस होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है, और उसका पेंडुलम का ऑसिलेशन क्या रहता है, अनडैम्प्ड। उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। मतलब कि उसमें डैम्पिंग नहीं हो रही है, एनर्जी का डिक्रीमेंट नहीं होगा, जितनी भी एनर्जी डिक्रीज होगी वो हम प्रोवाइड कर देंगे सेल के थ्रू। ओके, अब इसको लिखने का तरीका देखिए क्या होगा। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ई के प्लस ईपी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं इसको। एक तरीका ये है दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा लगा दिया तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को बताता है। इसमें लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज होगा उतना ही चेंज पोटेंशियल एनर्जी में होगा, और दोनों का सम करोगे तो टोटल चेंज कितना आएगा, 0। एग्जांपल देखो यहाँ पर है, ये रहा, जब ये पेंडुलम यहाँ बीच रास्ते में था तो उस समय पर इसके पास 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी है, 5 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है। पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, 0 से 5 होगी, 0 से 5 होगी तो कितना चेंज आया, +5 का चेंज आया, इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट के लिए +5 लिखा जाएगा। इसके बाद में आएगा प्लस और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पहले 10 थी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 जूल, और जब ये यहाँ पर आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 5। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो एनर्जी 10 से 5 हो रही है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब 10 से 5 हो रही है तो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ लिखा जाएगा -5। क्योंकि चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चेंज कैलकुलेट करने के लिए लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एनर्जी 5 होगी, पहले कितनी थी 10, तो 5 माइनस 10 कितना आएगा, -5। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी +5, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी -5। इसको आप सॉल्व कर लो कितना चेंज हो रहा है, सो दिस विल बी 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 5 0। तो जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, और टोटल चेंज कितना होगा, 0। टोटल चेंज कितना होगा, 0। ये दूसरा तरीका है इसको लिखने का। तीसरा मेथड सुनिए, तीसरा मेथड ये है कि ईपी को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। ईपी को आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस की क्वांटिटी हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये लिखने का मतलब क्या है? ये लिखने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। यहाँ पर जिस जिस क्वांटिटी के आगे माइनस आ रहा है, ऐसा भी लिख सकते हो, ये काइनेटिक एनर्जी को उधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे रह जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू में हो जाएगा माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है और उसी रेशो में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब यहां देखो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया +10 का। यहां पर काइनेटिक एनर्जी थी 0, यहां पर काइनेटिक एनर्जी है 10, ये लिखा हुआ देखिए 10। तो यहाँ 0 काइनेटिक एनर्जी, यहाँ 10 काइनेटिक एनर्जी, तो +10 का चेंज आएगा। और यहाँ पर -10 का चेंज आएगा। -10 क्यों? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 10 थी और मीन पोजीशन पर आते आते इसकी एनर्जी क्या हो गई? 0। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ लिखा हुआ है 0। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में 0 हो जाती है जब वो वापस मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा +10 का, उसमें चेंज होगा -10 का। +10 का मतलब है कि 10 जूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, -10 का मतलब है कि 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है। और इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं। रिवर्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा मीन पोजीशन के दूसरी तरफ। जब ये मीन पोजीशन से आगे की तरफ बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होगी। पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 थी मीन पोजीशन पे, जब ये मीन पोजीशन से इस तरफ जा रहा है पेंडुलम, तो पोटेंशियल एनर्जी 10 हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया +10 का, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा -10 का। यहाँ पर 10 काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और वेलोसिटी कम होने का मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। लास्ट में जाकर के ये रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आते ही इसकी काइनेटिक एनर्जी 0। तो पहले 10 एनर्जी थी, बाद में 0 हो गई, कितना चेंज आया? -10 का, डिक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। सो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दूसरी स्टेटमेंट को लिखा जाएगा द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी and the change in potential energy and the addition of the both will always remain 0. So the sum of change in kinetic energy and change in potential energy is 0. Next statement, the potential energy is increased and the kinetic energy is decreased and in the same amount. जितने अमाउंट में ये बढ़ेगी उतने ही अमाउंट में ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। यस खुशी, क्या पूछना चाह रहे थे आप? यस क्या कशा? खुशी यस जल्दी। सर, मैं हाँ ये जी। पूछ रही थी कि सर जो कांस्टेंट रहेगी ना एनर्जी, वो सिर्फ वैक्यूम में रहेगी, क्योंकि एयर पार्टिकल्स होंगे तब तो वो ना एनर्जी नहीं ट्रांसफर रहेगी। हो जाएगी, तो हाँ नहीं रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ओनली एनर्जी, वैक्यूम। हाँ ये वैक्यूम ही है कंजर्वेशन। और जहां पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन वाला, ओके सर। फ्रिक्शन जैसे सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सरफेस पे मूव किया, तो जब ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे मूव करेगा तो यहाँ पर मैं इस पर जो वर्क डन करूंगा वो वर्क डन इसमें स्टोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी वर्क डन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसके कारण इसमें पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं आई, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एनर्जी